लास्ट टाइम क्या क्या बोला था मैंने पढ़ने के लिए, कोई बताएगा? हाँ जी सर, मैं बोल सकती हूँ। जी बोलिए बोलिए प्लीज स्टार्ट। आपने आपने ये पूछा था बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? अपना वो वीडियो, हेक्टर। अगर कंफर्टेबल हो तीशा अपना वीडियो ऑन कर लो आप। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर। ओके जी। आपने ये पूछा था बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? जी वो और हेक्टर मुंड्रो और मुगलों के बीच हुआ था। इसके? हेक्टर मुंड्रो और मुगलों के बीच हुआ था। हाँ, मुगलों मुगलों की तरफ से किसने लड़ा था? नवाब ने। कौन नवाब था, नाम क्या था? सर वो चलो नहीं पता। कोई बात नहीं, उसका नाम था मीर कासिम। मीर का। नोट कर लीजिएगा, मीर कासिम। कब हुआ था तीशा, ये क्या पढ़ा आपने, कब हुआ था? सर यही पता किया था। इतना ही पढ़ा, और कुछ पढ़ा हाँ, और और इसमें ये पूछा था कि नहीं, कब हुआ? इसमें ये हुआ था 1764 में। यस 1764। और लोग सब नोट कर लें जिसने नोट डाउन ना किया हो। 1764 में हुआ। प्लासी का कब हुआ था? 1757 में। हाँ 1757 में प्लासी का हुआ था। तो प्लासी के 4 और 3 साल 7 साल बाद ये दूसरा वॉर हो गया हमारा। कौन सा? बक्सर का युद्ध। बक्सर की फाइटिंग। जी विशाल बताएं प्लीज। सर जो प्लासी का युद्ध था, बक्सर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है प्लासी का बताओ, कोई बात नहीं जी। सर प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों का दबदबा बंगाल में हुआ था, लेकिन बक्सर का युद्ध 1764 में जो हुआ था मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच, जिसमें मीर कासिम ने गठबंधन किया था अवध के नवाब और दिल्ली के सुल्तान शाह आलम द्वितीय के साथ। जी उसमें उसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। लेकिन इस युद्ध की महत्वपूर्णता इसलिए है क्योंकि इससे अंग्रेजों का दबदबा पूरे भारत में हुआ था। और ओके। और सर प्लासी का वार जीतने के बाद दबदबा नहीं हुआ? सर प्लासी का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों का दबदबा मेनली बंगाल में हुआ था, तो लेकिन इसमें ऐसी कौन सी बात हुई आप कह रहे हो, क्योंकि इसमें दिल्ली के सुल्तान ने भी हेल्प की थी इसलिए उसका दबदबा पूरे इंडिया में हो गया? यस सर। जी और कुछ? और तो नहीं सर। जी ठीक है, और कोई? देखिए ये वॉर ऐसा था, इसके बाद दोबारा सबसे पहले घटनाक्रम क्या हुआ कि प्लासी के वार के बाद किसको बनाया था उन्होंने, किसको किंग बनाया था? प्लासी के वार के बाद मीर जाफर को उन्होंने किंग बना दिया था। जब मीर जाफर को किंग बना दिया तो मीर जाफर के सामने भी वही प्रॉब्लम आई कि कंपनी उसको रिवेन्यू पे नहीं करती थी, कंपनी उसके पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफियर करती थी, और सबसे बड़ी बात थी कि उसको किंग ही नहीं समझती थी, उसको एक अपना गुलाम समझती थी, उसको अपना पपेट समझती थी, उसको किंग ही नहीं समझती थी। एक तरीके से मोटा मोटी अगर हम कहें तो उसकी बेइज्जती करती थी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ह्यूमिलिएशन करती थी। तो उस ह्यूमिलिएशन से परेशान हो गए वो भी, कंपनी की बातें उसने भी माननी इनकार कर दी, क्योंकि दूसरी तरफ उसको अपना राज्य भी चलाना था। अगर उसके जो कोर्टियर्स थे, जो उसके वजीर थे, उसके बीच राजा की कोई इज्जत ही नहीं होगी तो कैसे सरवाइव करेगा? तो उसका भी उसके साथ कंफ्लिक्ट होता रहता था। फाइनली उन्होंने मीर जाफर को हटाकर किसको बना दिया? मीर कासिम को किंग बना। लेकिन मीर जाफर भी उनका ज्यादा दिन तक पपेट नहीं बन सका। अब मीर कासिम हो गया। अब कंपनी ने मीर कासिम को दया दिखाई कि भाई हमारी वजह से आप किंग हो। सेम सिचुएशन कंपनी ने मीर कासिम के ऊपर करनी शुरू कर दी। फिर वही मैंने आपको बात कही कि आदमी अपनी जलालत या अपनी बेइज्जती एक समय तक सहन कर सकता है, सिर्फ उसकी अपनी एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, और कंपनी या इंग्लिश पर्सन उसको लगातार ह्यूमिलेट करते रहते थे और अपने ऑर्डर करते रहते थे सिर्फ। तो उसको ये फील होता था कि मैं काहे का किंग हूं, और किंग क्या है, उसके पास आर्मी है। तो अगेन उसने फिर अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए फाइट करना डिसाइड किया। तब फिर फाइट हुई किसके बीच में? मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। हालांकि मीर कासिम को अंग्रेजों ने ही बनाया था मीर जाफर को हटा के,
जब दोबारा मीर कासिम और मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई, तो मीर कासिम ने चूंकि इन दो जनों की हेल्प ले ली थी, उसको लगा कि मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा और मैं अंग्रेजों से जीत जाऊंगा, लेकिन वो अंग्रेजों से नहीं जीत सका और उसके बाद मीर कासिम मर गया। उन्होंने दोबारा, अंग्रेजों ने मीर जाफर को बना दिया। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात क्या हुई, इसके बाद पहली बार अंग्रेजों ने बंगाल की दीवानी एक्सेप्ट की, पोस्ट ऑफ दीवान एक्सेप्ट किया। इट मींस उनका एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुआ आफ्टर द वार ऑफ, बताएं जल्दी, आफ्टर द वार ऑफ बक्सर। बक्सर के बाद उनका एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन स्टार्ट। इसलिए हमारी बक्सर की लड़ाई इंपॉर्टेंट है। और जो हमारी प्लासी की लड़ाई है, प्लासी का वॉर है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? प्लासी का वार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको फर्स्ट वार था जिसमें अंग्रेज इंग्लिश पर्सन्स ने विन किया। एक राजा के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी और उस पर विन किया। अगर वो वहां पे हार जाते तो वहां पे अंग्रेजों का सिस्टम खत्म था। और दूसरा, जो वहां पे मीर जाफर ने गद्दारी करी, उसकी गद्दारी की वजह से हमारे, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन यहां तक? बताएं। क्लियर? प्लीज पार्टिसिपेट करें। यहां तक क्लियर हुआ सबको? आगे चले। यस सर। ठीक है, तो अब उसके बाद 1764 में हमारा बक्सर की फाइट हो गई और 1765 में हमारे मीर जाफर की डेथ। मीर जाफर की डेथ होने के बाद अब अंग्रेजों के सामने समस्या ये थी कि अब वो किसी नए पपट को देखें जिसको किंग बनाए। यहाँ अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि वो ये खुद दीवानी, अब जो दीवान बन गए थे, अपने पास ही होल्ड करेंगे। और उन्होंने ये दीवानी, उन्होंने कंपनी से परमिशन लेके खुद दीवानी एक्सेप्ट की और उसमें इंटरफियर करना शुरू किया। अब मेन बात यह है कि इसका बेनिफिट क्या क्या हुआ, उन्होंने इस दीवानी क्यों लेनी चाहिए, इस दीवानी से उनको बेनिफिट क्या क्या। देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अंग्रेजों का जो मेन पर्पस था इंडिया में, वो ये था कि यहां से हम ट्रेड करें, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं और अपने ब्रिटेन भेजें। जो उस ट्रेड से जो कमाई होनी थी, वो कमाई किसकी थी? वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो उन्होंने बनाई थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की कमाई होनी थी। तो ये उनका मेन वो था कि उनकी कमाई हो। उनको बेसिकली वो यहाँ पे राज करने के लिए नहीं आए थे, उनको यहाँ के किंगडम से इससे कोई मतलब नहीं था। अगर उनको यहाँ के किंगडम से मतलब होता तो रॉबर्ट क्लाइव जिसने फर्स्ट वॉर लड़ी थी, तो रॉबर्ट क्लाइव हमेशा के लिए किंग बन के यहाँ पे रह सकता है, लेकिन वो यहाँ रहना नहीं चाहते थे। उसका काम सिर्फ क्या था कि यहाँ से पैसा इकट्ठा करो और जाओ और प्रॉपर अपने ब्रिटेन में रहो। तो रॉबर्ट क्लाइव एक टाइम के बाद इंडिया छोड़कर जाके कहाँ बस गया? इंग्लैंड में। और उसने यहाँ से बहुत सारी वेल्थ अपनी प्राइवेट इकट्ठी कर ली। इट मींस थ्रू करप्शन, कंपनी की थ्रू करप्शन उसने पैसे इकट्ठे कर लिए। तो अल्टीमेटली जो कंपनी थी उसका पर्पज भी, और जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनका पर्पज भी, यहाँ की जो वेल्थ थी उसको प्लंडर करना था, उसको लूटना था और उसको ले जाके अपने ब्रिटेन में देना था। तो सारे कंपनी के ऑफिशियल्स सिर्फ इसी करप्शन में लगे हुए थे, सब अपना अपना पैसा बनाने पे लगे हुए थे और साथ में कंपनी को एक्सपेंड करने पे लगे हुए थे। ये वो बेसिकली थी। तो आपको ये पता होगा, ये आप जान लीजिए कि जब रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड पहुंच गया तो रॉबर्ट क्लाइव पे करप्शन का चार्ज चला, उस पर मुकदमा चला कि उसके पास इतनी वेल्थ कहाँ से इकट्ठी हो गई। ये वेल्थ अल्टीमेटली कंपनी के पास होनी चाहिए थी। तो अल्टीमेटली हुआ, हालांकि वो आखिर में जो उस पे ट्रायल चला उसमें ये प्रूव नहीं हो पाया और उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन उसकी वजह से वो इतना ह्यूमिलिएशन हुआ, उसका इतना ह्यूमिलिएशन हुआ कि उसने अपनी आत्महत्या कर दी, रॉबर्ट क्लाइव।
तो एक डिफरेंट बात हुई। तो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनका काम सिर्फ यही था कि यहाँ से पैसे लूटो इंडिया से और जाके अपना घर अपना मकान वहां पे बनाओ और वहां पे रहो। इट मीन्स कंपनी से किसी को कोई ज्यादा लेना देना नहीं था। कंपनी की अपनी एक लेवल तक वो कंपनी का नाम करते थे जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के। लेकिन इस वॉर के बाद जब बंगाल की नवाबी उसको मिल गई, नवाब बन गए, तो यहाँ से क्या हुआ ये हमें समझने की जरूरत है। तो इससे पहले क्या था कि जब भी उनको कोई गुड्स इंडिया में परचेज करने होते थे तो गुड्स परचेज करने के लिए उसको जो पैसे देने होते थे तो उस समय इंटरनेशनल करेंसी हमेशा से चलती आई है, वो था गोल्ड। तो उनको इंग्लैंड से गोल्ड मंगाना पड़ता था और वो गोल्ड यहाँ पे देते थे और उसकी जगह पे वो गुड्स परचेज करते थे। तो गोल्ड और सिल्वर जो इंटरनेशनल करेंसी थी, इंटरनेशनल करेंसी थी, वो वहां से मंगाते थे और उसको देकर ही वो ये काम करते थे। लेकिन अब उनका एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफियर हो गया और अब वो किंग बन गए। तो अब उन्होंने जो ये गोल्ड और सिल्वर इंग्लैंड से मंगाना था गुड्स परचेज करने के लिए, जो गुड्स उनको अल्टीमेटली इंग्लैंड भेजनी होती थी, उसके लिए उन्होंने पैसा इंग्लैंड से मंगाना बंद कर दिया और सारा का सारा पैसा जो कंपनी का रिवेन्यू था, वो कंपनी का रिवेन्यू उस गुड्स को परचेज करने में, जो कि कंपनी के लिए परचेज कर रहे थे, वहां पे यूज कर दिया इंस्टेड ऑफ जो कि वो जो रिवेन्यू था वो वहां के बंगाल के डेवलपमेंट में लगना था, वहां की रोड बनने में, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, वहां की गरीबी हटाने में, वहां की बिजनेस को इंक्रीज करने में लगना था। लेकिन उन्होंने उस रिवेन्यू को लगाना स्टार्ट कर दिया किसमें? इंग्लैंड के लिए गुड्स परचेज कर। क्वेश्चन ये है कि वो गुड्स क्या परचेज करते थे, वो मेन गुड्स क्या थे जो परचेज करके इंग्लैंड भेजते थे? जी प्लीज एनीवन। जी बताएं कोई भी। सर स्पीसीज, मसाले और कपड़े वगैरह। हाँ, कॉटन और स्पीसीज और सिल्क। रेशम के कपड़े। सिल्क सिल्क, यस सर। बताएं कोई क्या बोल रहा है। तो अब उन्होंने क्या करा कि वहां से उसको मंगाना शुरू कर दिया और इंडिया से वो चीज उनकी लगातार चलती है। अब अंग्रेजों के सामने यहाँ पे समस्या ये थी कि उन्हें, देखिए हर चीज का ये होता है जब वो एक लेवल गेन कर लेती है वो अपने आप को एक्सपेंड करता है। ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है या टेंडेंसी ऑफ एवरीथिंग है कि वो अपने आप को एक्सपेंड करेगा। इस दुनिया में कोई भी चीज स्टैटिक्स नहीं है, क्या है? डायनामिक है। क्या है? डायनामिक है, मूव करती रहती है। तो या तो वो इंक्रीज करेगी या वो डिक्रीज करेगी, वो एक लेवल पे सस्टेन नहीं कर सकती। इसी तरह आपकी पढ़ाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो आप पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ते रहेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो आपकी जो पढ़ाई है वो बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करेंगे, तो जितना आपने गेन कर लिया है वो उस लेवल पर नहीं रहेगा, वो लगातार घटना शुरू होगा। तो या तो बढ़ेगा या घटेगा, सेम लेवल पे सस्टेन नहीं करेगा। तो अगर आप 2 दिन तक कुछ नहीं पढ़े तो समझिए जितना आपके पास स्टोर था उसमें 2 दिन कुछ डिक्रीज हो गया, आपका कम हो गया। तो उसको उसी लेवल पे मेंटेन करने के लिए या उस लेवल से बढ़ाने के लिए आपको जरूर कुछ ना कुछ टाइम उसको पे करना पड़ेगा ताकि वो आपका बढ़ता रहे। ठीक है। तो इस तरह से जब अंग्रेजों के पास राज आ गया तो वो दो ही समस्या थी कि वो अपने आप को, टेंडेंसी चूंकि भगवान ने यही बनाई है कि अपने आप को एक्सपेंड करना था। तो देखिए कोई भी किंगडम है, उस किंगडम को एक्सपेंड करने का तरीका क्या है कि जो और किंग हैं उनके साथ वार की जाए, उनसे लड़ा जाए, उनको युद्ध में हराया जाए और उस राज्य पर अपना कंट्रोल कर लिया जाए। जो कि अभी तक, इससे पहले, अंग्रेजों से पहले जितने भी चाहे इंडियंस की वो हिंदू राजा थे या मुस्लिम राजा थे, उनके पास सिर्फ यही एक तरीका था राज्य को लेने का। लेकिन अंग्रेजों ने ये काम नहीं किया। उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है उनकी, अवॉइड किया
कि कोई भी फाइट नहीं हो, आमने सामने की लड़ाई कोई भी कंपनी ना लड़े। क्यों? क्योंकि जब भी कंपनी फाइट करती है तो उसमें उसके जो जो भी ऑफिसर्स हैं उनके मरने का खतरा होता है, उनके अगेंस्ट रिवोल्ट होने का खतरा होता है, और उसके अलावा उसमें उनकी वेल्थ डिस्ट्रॉय होती है, उनकी एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है। और अगर वो हार गए, एक जगह भी हार जाते या दो जगह भी हार जाते, तो उसका इम्पैक्ट वाइडली पड़ता है, ताकि जो और राजा उनके कंट्रोल में थे वो भी उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया, कि उन्होंने कोई फाइट, उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। फाइट वॉज द लास्ट टूल। सबसे आखिर में लड़ते थे वो, जब कोई रास्ता ही नहीं बचता था। तो वो क्या करते थे? पॉलिटिकल तरीके से, इकोनॉमिकल तरीके से। किस तरीके से? पॉलिटिकल तरीके से और इकोनॉमिक तरीके से। वो ऐसी पॉलिसी बनाते थे, ऐसे तरीके चलते थे, ये एनालिसिस करते थे कि हम इनको कैसे कंट्रोल करें। जैसे एक तरीका था कि हर एक की जगह इंडिया में क्या था कि आपस में विरोध था, तो जो विरोधी होता था उसको वो शह देते थे, उन दोनों को आपस में लड़ाते थे। उनका काम क्या था? उन दोनों को आपस में लड़ाना। दूसरा क्या था कि जो इकोनॉमिक चीजें थी उनसे इस तरह से वो नेगोशिएशन करते थे कि उनकी इकोनॉमिक चीज पर खुद कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। तो मेन चीज कंट्रोल क्या करती है? पैसा। जब कोई भी आदमी इकोनॉमिकल वीक हो जाएगा तो वो फाइट नहीं कर सकता। वो क्या चाहते थे कि किस तरह से हम इन किंग्स को इकोनॉमिकल वीक कर दें। इसलिए वो ऐसे ऐसे वर्क करते थे, और वो सिर्फ अपना एक रोब दिखाते थे कि भाई अंग्रेज हैं, अब हमारे साथ फाइट करोगे तो लड़ जाओगे, इसलिए अच्छा है कि हमारे साथ मिल के काम करो, हमारे साथ ट्रेड करो, हमारे साथ इस ट्रेड से आपको बेनिफिट होगा। और वो धीरे 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 उनके पॉलिटिकल सिस्टम में, उनके इकोनॉमिक सिस्टम में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में एंटर कर जाते थे, और वहां पर इंटरफियर करना शुरू कर देते थे, और धीरे धीरे उनकी वीकनेस को स्टडी करके उन पर कंट्रोल करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम आपने समझ लिया, तो अंग्रेजों ने ये पॉलिसी चलाई। अब इस पॉलिसी में एक इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने क्या चलाई, आप लोग नोट डाउन कर लें। सिस्टम चलाया सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी है इस पे, सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। कोई बता सकता है क्या था सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी अंग्रेजों की? जी कोई बताएगा प्लीज, सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी क्या थी? और दूसरी पॉलिसी लिख लीजिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। हेलो जी सर, ये सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी में तो ये था कि जितने भी रूलर हैं, मतलब जी हर एक रूलर को, कोई भी राजा हो, उसको ब्रिटिश आर्मी का मतलब वो देगी प्रोटेक्शन एक जी तरह से, तो उसे उसके लिए सब्सिडी देनी पड़ेगी, जी मतलब सबसे पैसे ले लेने। हाँ, सब्सिडी नहीं, सब्सिडरी माने उसकी छोटा अलायंस, वो उसका जी जी छोटा जी। अलायंस हो जाएगा। सब्सिडरी होती है वो फॉर द, हाँ हाँ, फॉर द जी मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। ओके जी। और दूसरी पॉलिसी उन्होंने बनाई, आप लिख लीजिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। कोई बताएगा हिंदी में क्या बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर हिंदी में तो नहीं पता, वैसे ये है कि अगर किसी का कोई मतलब बेटा नहीं होता तो उसको आगे वो नहीं मिलती सत्ता इस तरह। जी जी और कोई प्लीज, कोई और बताएगा? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को हिंदी में बोलते हैं डलहौजी की राज्य हड़प नीति। उन्होंने उसका बड़ा सही नाम दिया है, उसका नाम क्या था?
राज्य हड़प नीति, वो राज्य को हड़पने के लिए जो पॉलिसी बनाई गई थी उसको राज्य हड़प नीति बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, अब हमारी दो पॉलिसी आ गई, तो अंग्रेजों ने ये दो पॉलिसी बनाई बहुत मेन, सब्सिडरी अलायंस। उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने जो किंगडम थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, उनको बताया कि आप जो ये मिलिट्री बना रहे हो, इस पे इतना पैसा खर्च कर रहे हो, मिलिट्री बनाने पे, इनको मेंटेन कर रहे हो, घोड़े पे खर्च कर रहे हो, आर्म्स लेने पे खर्च कर रहे हो, वी आर द स्ट्रॉन्ग, हम आर्मी मेंटेन करते हैं, तो हम आपके लिए आर्मी मेंटेन कर देंगे, आपको आर्मी मेंटेन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, और अभी आपका इतना खर्चा हो रहा है, आप हमें इससे कम पैसे दे दो और हम आपके लिए मेंटेन करेंगे, और आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने उन राजाओं का ऐसे बेवकूफ बनाया। अब वो राजा खुद ही कमजोर थे, ऑलरेडी कमजोर थे, वो इतने पावरफुल नहीं थे कि वो अंग्रेजों का विरोध कर सकते, क्योंकि उनको ये था कि अगर इनकी बात नहीं मानी तो ये तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगी, तो तुम्हें ये पावर से विन कर लेंगी। तो अपनी जो पावर थी, जो उन्होंने पहले गेन कर रखी थी और जो किंग हरा रखे थे, उसके बेस पे वो इनडायरेक्टली तो उनको डराते थे, उसका भय बैक साइड में था, और सामने से उनको दिखाते थे कि हम आपके फायदे की बात कर रहे हैं, आपके फायदे के लिए आपको बता रहे हैं, और इसमें आपका बेनिफिट है, वो बेनिफिट दिखाते थे। इस तरह से कई राजाओं ने, जो कि ऑलरेडी वीक थे, उन्होंने इस तरह से आर्मी अपनी अंग्रेजों के साथ तय कर ली कि हमारी आर्मी आप मेंटेन करोगे, तो या तो उनकी आर्मी वो मेंटेन करते थे, या वो आर्मी रखनी छोड़ दी उन्होंने अपनी, और उस मेंटेनेंस के लिए उनको पैसे भी उनको देते थे कि हमारी आर्मी आप मेंटेन कर लो। अब आप बताओ, जब एक राजा के पास आर्मी ही नहीं है, आर्मी उसके कंट्रोल में ही नहीं है, तो जब आर्मी लड़ेगी तो वो किसकी बात मानेगी? जो उसको पैसे दे रहा है, जो उसके लिए काम कर रहा है। इस तरह से वो जितने के जितने राजा थे जो आर्मी लेस हो गए, धीरे धीरे वो अंग्रेजों के कंट्रोल में ही हो गए एक तरह के। तो इस तरह से ये पॉलिसी चला के सब्सिडरी अलायंस, एक तो उन्होंने उनसे पैसा लूट लिया, आर्मी अपनी मेंटेन ऑलरेडी कर ही रहे थे, उनसे रिवेन्यू ले लिया, और जब उनकी आर्मी खत्म कर दी, उनके पास से आर्मी कर दी, तो उनकी जो लड़ने की ताकत थी, लड़ने की ताकत खत्म कर दी, तो ना तो उनके पास आर्मी रही, ना उनके पास पैसा रहा, और इस तरह से बिना लड़े अंग्रेजों ने जितने ये वीक किंगडम्स थे, ये सब सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी के थ्रू अपने कंट्रोल में कर लिए। ठीक, बताएं किसी को कुछ यहाँ पे कोई क्वेरी हो किसी की तो बताएं प्लीज। जी, किसी की कोई क्वेरी यहाँ तक? इसके बाद उन्होंने दूसरा सिस्टम क्या किया, उन्होंने हर राज्य में जितने भी किंगडम थे वहां पे अपना एक आदमी, जिसको वो रेजिडेंट बोलते थे, हर किंगडम में अपॉइंट कर दिया, जो राजा के दरबार में बैठता। क्या बोलते थे, आप नोट डाउन कर लेना, उसको रेजिडेंट बोलते थे। तो वो रेजिडेंट को अपॉइंट कर दिया कि रेजिडेंट हर राजा के यहाँ एंटर करता। उन्होंने राजा को क्या कहा, राजा को क्या समझाया कि ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा, ये आपको बताएगा, आपको कोई दिक्कत होगी तो आपको सोल्व करेगा, आपका साथ देगा, अंग्रेज आपके साथ है, और हमारा आपके राज्य से इससे कोई लेना देना नहीं है, उसका दोस्त बनने की कोशिश करी। तो इस तरह से उन्होंने हर किंगडम में अपना एक रेजिडेंट एंटर करा दिया। उन्होंने जो राजा थे उनको शुरू में अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए, उनके जो किंगडम थे, उनके जो बड़े बड़े जो किंग थे उनको गिफ्ट दिए, उनको लालच दिए, उनको अपने जो बड़े बड़े जहाज थे उनकी यात्राएं कराई, उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने कंट्रोल में, अपने लालच में करके ये दिखाया कि हम आपके बेस्ट फ्रेंड है, और साथ में ये दिखाया कि जो आसपास बचे। उस समय एक समस्या और थी कि जितने भी ये राजा थे, छोटे छोटे किंगडम थे, ये आपस में फाइट करते रहते थे, तो हर एक को ये डर था कि कल को तुम्हारे राज्य पे दूसरा पास वाला अटैक कर सकता है।
तो अंग्रेज उसको ये दिखाते थे कि तुम हमारे साथ रहोगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, अगर किसी ने तुम्हारे राज्य की तरफ आंख उठाकर देखी तो हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी आर्मी आपको प्रोटेक्ट करेगी। इस ट्रैप में अपने दूसरे भाई के, जो भी अल्टीमेटली तो उनका भाई था ना, अंग्रेजों जितना अलग तो उनसे था नहीं, तो वो ये नहीं समझ पाए कि ये तुम्हारी हेल्प करने नहीं आ रहे हैं, ये अपने फायदे के लिए तुम्हें अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, तुम्हारा बेवकूफ बना रहे हैं। वो राजा ये नहीं समझ पाए और वो अंग्रेजों के इस ट्रैप में आगे उन्होंने अपने किंगडम में उसको एंट्री करने के लिए दे दिया। धीरे 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 वो जो पॉलिटिक्स वहां पे चलती थी उस पॉलिटिक्स में एंटर कर गया, और जब वो उस पॉलिटिक्स में एंटर कर गया तो उसने वहां की कमजोरियां, वहां की अच्छाई सारी एनालिसिस करनी शुरू कर दी, और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, उनके पॉलिटिकल मैटर्स में, उनके इकोनॉमिक मैटर्स में एंटर करना स्टार्ट कर दिया, और उनकी पॉलिसी में इंटरफियर करना शुरू कर दिया, और साथ में उनको ये शो करना शुरू कर दिया कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे, हमारे हिसाब से अपनी पॉलिसी नहीं चलाओगे, तो अंग्रेज आप पर अटैक कर देंगे। तो धीरे धीरे और जो लोग जो आपस में लड़ते थे, जो उनके अपोजिशन होते थे, उनको उसने हवा देनी शुरू कर दी, उनका फ्रेंड बनना शुरू कर दिया। क्योंकि हर राज्य में सबसे बड़ी समस्या ये होती है राजा के सामने कि जहां उसका सामने वाला दुश्मन होता है, वहीं उसके जो दरबार में लोग होते हैं वो भी उसके दुश्मन होते हैं, वो भी चाहते हैं कि कब हमें मौका मिले और हम इसे राज सत्ता से हटाएं और खुद राजा बन जाए। वो आपने देखा ना, पंजाब के भी एक घटनाक्रम पंजाब में हुआ, अगर आप इसको कनेक्ट करें तो जो सिद्धू था वो दूसरी पार्टी से आगे कांग्रेस के अंदर आए और कांग्रेस के अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे वोट करना शुरू करा, कांग्रेस की कमियां दूर करनी शुरू करी, और जो वहां के जो मुख्यमंत्री थे उसके अगेंस्ट थे उन ग्रुप को अपने साथ लिया, और धीरे धीरे फाइनली क्या कर दिया, इतना एक्टिव हो गए, इतने स्ट्रांग हो गए कि उन्होंने अमरिंदर सिंह को ही गद्दी से हटा। बस यही सेम पॉलिटिक्स थी, यही अंग्रेजों ने किया। ठीक है, तो उन्होंने वहां पे अपने अपने रेजिडेंट अपॉइंट किए, जिससे उन्होंने इंटरफियर करना शुरू कर दिया, और बिना वॉर लड़े, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि बिना वॉर लड़े अपनी उनकी इंटरनल कमजोरियों से, उनकी आर्मी के बारे में सब कुछ जान लिया, कितने स्ट्रॉन्ग है, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या इनकी पॉलिसी में कमी है, क्या इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी में कमी है, कौन कौन लोग इनके विरोध हैं, किस लेवल का विरोध है। तो उसी तरह से उन्होंने हर एक को ट्रीट करके धीरे 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 सबको हराते चले गए और अपने राज्य में बिना लड़े मिलाते चले गए, और जिससे उनको ना तो कोई वेल्थ का लॉस हुआ, ना पावर का लॉस हुआ, ना कुछ हुआ, और धीरे धीरे वो राजा बन गए, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होते चले। जी, एनी क्वेरी किसी की यहाँ तक, या कोई कुछ बताना चाहता है तो बताएं, प्लीज पार्टिसिपेट करें। नो सर, ऑल राइट। जी बताएं शुभांकर। सर इट्स ऑल राइट। आपको समझ आ रहा है सब कुछ जो डिस्कशन चल रहा है? यस सर। इंटरेस्टिंग? यस सर। बोर तो नहीं हो रहा कोई? प्लीज, कोई बोर तो नहीं हो रहा है? नो सर। ओके, ठीक है। दूसरी हमने आपको बताई थी अभी, डलहौजी की पॉलिसी थी। डलहौजी ने कब से कब तक रूल किया, कोई बताएगा? लॉर्ड डलहौजी जो थे उन्होंने कब से कब तक रूल किया इंडिया पे, क्या कोई बता पाएगा? 1846 जी 1848 से 1856। यस, 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी ने किया। तो लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी पॉलिसी लगाई? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। कोई बताएगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में? एनीवन प्लीज? और हिंदी में बोलते हैं इसको राज्य हड़प नीति। जी कोई बताएगा प्लीज? कोई भी, किसको जो भी जैसा भी पता हो तो प्लीज बताएं। अगर कोई कंपनी किसी की डेथ हो जाती है तो उस कंपनी पे अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। कौन बोल रहे हैं, नाम बताएं पहले, फिर दोबारा बताएं। अलका। हाँ अलका बताएं।
अगर कोई कंपनी डेथ हो जाती किसी कंपनी की, तो उस पे अंग्रेजों किसकी डेथ हो जाती है? किसी राजा की, सॉरी सर, किसी राजा, हाँ, तो उस पे कंपनी का अधिकार हो जाता है। ओके। और कोई? और कोई प्लीज जी बताएं। जिन जिन राजा या रानियों के पास उनका अगला सक्सेसर नहीं होता था उस गद्दी का, उसका बेटा या बेटी नहीं होता था, क्या चीज? तो हेलो केस हेलो। में, सॉरी सर, मेरा नाम भानु है और मैं कह रहा था कि जिन राजा, भानु, अगर पॉसिबल हो तो अपना वीडियो ऑन कर लो आप एक बार ना, जो भी बोले उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबल हो तो अपना वीडियो ऑन कर ले। आई एम सॉरी सर, लाइट नहीं है तो मैं अंधेरे में हूँ और मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं वीडियो ऑन कर सकूँ। कोई बात, अगर पॉसिबल हो तो हाँ बताएं। मैं यही कह रहा था कि इस पॉलिसी के अंतर्गत अगर किसी राजा या रानी के पास पर्सन नहीं है, यानी उसके गद्दी का अगला अगला जी सक्सेसर नहीं है, तो उस केस में उस गद्दी का अधिकार अंग्रेज अपने अंडर ले लेते हैं। इसका एक स्पेशली केस हम रानी लक्ष्मीबाई के को देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जहाँ पर उसके मतलब जब अंग्रेजों ने उसके गद्दी पर क्लेम किया था तो वो उनके अगेंस्ट लड़ी थी। थैंक यू। और कोई? हेलो सर, इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। ये तो चल ही रहा था कि जिसका मतलब कोई वो नहीं है, कि जिसका कोई भी मतलब वारिस नहीं है, तो वो जो उसकी स्टेट है वो गवर्नमेंट ले लेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेगी। लेकिन चलते चलते बाद में जाके एक कित्तूर की रानी थी, चिन्नम्मा, क्वीन चिन्नम्मा, उन्होंने इसका अपोज भी किया। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली चलता ही रहा, लेते रहे। एक बाद में निकल के एक लेडी सामने भी आई। तो सर यही पॉइंट ऐड करना था। नहीं, ये बताओ ना कि अभी तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि पॉलिसी क्या थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था, उस बारे में बताओ। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को पॉलिसी को एलोबरेट करो ना आप। इंक्रीजिंग करने, अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए धीरे धीरे जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, सतारा, संबलपुर वगैरह, झांसी, इनको अपने अंडर में लेने की पॉलिसी, वही राज्य को हड़प के ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकली स्ट्रांग होना। कैसे हड़प होना था ना, वो बताओ ना। उन्हें पता था कि इनके आगे बेटा या बेटी, मतलब बेटा ही मेन तौर पे नहीं है, तो राजा नहीं बन सकता वो, तो वो नहीं राजा बनेगा तो हम बनेंगे। जी और कोई प्लीज? जी और कोई? और कोई बताएं। देखिए इसमें क्या था कि जी बताएं। Sir, actually, Lord Dalhousie, he refused to recognize the some of the ex-rulers and that time rulers, and he also refused to pay the pensions and the money to be paid by the Britishers. So it there within the Indian kings or and ex-rulers, they were in kind of angry with this policy, because they were not to be paid the money of pension and the grants they used to pay. ओके और कुछ और बताएं कोई। देखिए सबसे बड़ी बात क्या थी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या था कि उन्होंने कहा कि अगर किसी किंग के मेल चाइल्ड नहीं है, उसका खुद का लीगल हेयर नहीं है, तो वो किसी दूसरे को किंग नहीं बना सकता। अगर ये सिचुएशन कहीं पर भी होगी तो वो उस राज्य को हम कंट्रोल करेंगे, उस पे राज्य पे वो हमारे अंग्रेजों के राज्य के अंदर मिल जाएगा। तो ये इन्होंने पॉलिसी इसलिए चलाई थी कि ताकि उस पे वो कंट्रोल कर सके। इस तरह से बिना लड़े
बिना किसी फाइट करे जो राज्य था उसमें मिल जाता। तो ये जो अगर कोई नहीं करता, अगर ऐसा कुछ हो गया कि किंग मर गया और कोई दूसरा वहां पे राजा बनना चाहता था और वो उसमें ये डॉक्ट्राइन और पॉलिसी नहीं मानते थे, तो अंग्रेज उनके साथ फाइट करते थे, जैसा कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के केस में किया। जब रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड की डेथ हो गई तो उन्होंने उस पर कंट्रोल करना चाहा, तब रानी लक्ष्मीबाई ने उसके लिए फाइट किया। फाइनली वो मर गई, रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई उसमें फाइट में। तो पॉलिसी क्या थी कि जब किंग मर जाएगा, जो किंग था, जो स्ट्रॉन्ग था, बेसिकली जो आर्मी थी, आर्मी का जो फेट था वो उसके लिए था। उसके बाद उसके पैलेस पे राजा बनने वाले कई लोग हो जाते थे, तो वहां पे वो स्ट्रॉन्ग होकर अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ सकते थे, तो वो एक वीक किंगडम होता था। तो अंग्रेजों को वहां पे मिला कि ये वीक किंगडम है, इनको हम अपने में मिला लेंगे। इस तरह से उन्होंने एक दो के अगेंस्ट फाइट की, बट फाइनली बिना लड़े, बिना इसके पॉलिसी के, उसने ऐसी पॉलिसी बनाई कि वो उनके राज्य में मिल जाए। एक दो के साथ फाइट करी तो दूसरे किंगडम को समझ में आ गया कि अगर आपने नहीं किया तो अल्टीमेटली ये लड़ ही लेंगे। तो हिंदू राजाओं की सबसे बड़ी कमी क्या थी, या जो हिंदू राजा या मुस्लिम राजा वॉटेवर जो भी थे उस समय, कि वो आपस में यूनाइट नहीं थे। जब अंग्रेज इस तरह से बढ़ रहे थे उसके बाद भी उनके पास ये अकल नहीं आई कि हम अपने राज्य को स्ट्रॉन्ग करें, हम आपस में स्ट्रॉन्ग हो, हमें इन इंग्लिश पर्सन्स के खिलाफ लड़ना है, हमें आपस में नहीं लड़ना है। लेकिन हिंदुस्तान की समस्या यही रही कि हम आपस में ही लड़ते रहे, हमेशा से आपस में ही लड़ते रहे। हम जातियों में बटे रहे, हम धर्मों में बटे रहे, हम ऊंची नीची जाति में बटे रहे, आपस में बटे रहे। और सबसे दुखद बात यह है कि उस तरह के घटनाक्रम हमारे कंट्री में आज भी चल रहे हैं। आज भी हमारा इलेक्शन होता है तो हमारे, आप देखेंगे उसमें इलेक्शन में जगह जगह जाके कि वहां डिवीजन हो रहा है। हम वहां पे वोट किस लिए कर रहे हैं कि साहब ये इस कास्ट का है, वो हमारी कास्ट का है, वो उसकी कास्ट का है, साहब ये जो है हमारे रिलीजन का है, ये उसके रिलीजन का है। तो आदमी की अच्छाई और बुराई, राजा की अच्छाई या बुराई का डिस्कशन नहीं हो रहा है। डिस्कशन क्या रहा है, उसके कास्ट का। आप देखेंगे कि आप बहुत सी बार डिस्कशन में आप देखेंगे तो वो कहेंगे कि साहब उसने कैबिनेट का एक्सपेंशन किया और उसमें क्या किया, पिछड़ी जाति वालों को जगह दी, उसमें इस जाति के इस आदमी को मिनिस्टर बनाया, इस आदमी को मिनिस्टर बनाया। क्वेश्चन दिस कि क्या उस जाति के उस आदमी के मिनिस्टर बनने से उस जाति का डेवलपमेंट हो जाएगा, जो आज तक नहीं हुआ। लेकिन हम ऐसे बेवकूफ लोग हैं, हम इस तरह के लोग हैं, उसी से खुश हो जाते हैं कि हमारी जाति का आदमी बन गया। तो हमारी प्रायोरिटी एक अच्छा किंग बनाना नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग किंग बनाना नहीं है, एक ऐसा आदमी की प्रायोरिटी नहीं है जो सबका वेलफेयर करे। हमारी प्रायोरिटी क्या है कि हमारी कास्ट कम हो जाए, बेशक वो हमारा डेवलपमेंट करे या ना करे, बस हम इसी से खुश है कि हमारी कास्ट का भी एक मिनिस्टर बन गया। क्या सब कास्ट का सब मिनिस्टर बन सकता है? कैसे कंट्री की तरक्की? तो जो ये छोटी छोटी बातें थी उस समय भी क्या था, हमारी कास्ट का बन जाए, हमारा बन जाए, इसका बन जाए, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, यही जो बात थी उसी वजह से हम वीक हुए। और आज भी हमारे अंदर उस तरह की बातें हैं, हालांकि हमने उससे अपने आप को बहुत डेवलप कर लिया। मैं ऐसा नहीं कहता कि सारी कमियां वही हैं, डेवलपमेंट नहीं है, बट स्टिल हम अभी भी उस सोच पे हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट आज के लेक्चर के थ्रू ये भी है कि जो गलतियां हमने उस समय पास्ट में करी उसको छोड़ के हम ये काम करें कि कैसे हमारा कंट्री इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसके पास इस कंट्री को इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग बनाने की पॉलिसी है, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी से रेवेन्यू जनरेट होता है। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, उसी से रोजगार डेवलप होता है, उसी से सब लोगों को रोजगार मिलता है, इकोनॉमी चलती है, कंट्री डेवलप करता है, रेवेन्यू आता है। किसके पास बेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी है, जिसके पास बेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, जब वो इस कंट्री में इंप्लीमेंट होंगी तो वो हर जाति को, हर धर्म को, पूरे कंट्री को स्ट्रॉन्ग करेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। ना कि हम इस तुच्छ बातों में लगे कि हमारी जाति का या हमारे उसका आदमी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर, मेयर, ये वो बने। नो, अगर कोई गुड है, अच्छा है, तो वो सबके लिए है, अगर कोई बैड है तो वो बैड है, वो सबके लिए बैड है। और हमारे कंट्री को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो धीरे धीरे हम अपने आप से लेके नेशनलिज्म, कंट्री के लिए, कंट्री की पॉलिसी, स्टेट की पॉलिसी। देखिए आप देखिए हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, बहुत से हम पानी के लिए लड़ रहे हैं।
कि साहब पंजाब का पानी हरियाणा को ना मिले, हरियाणा कह रहा है मुझे इतना पानी मिले, पंजाब कह रहा है इतना मिले, जबकि दोनों को मिलकर ये सोचना है कि भाई कैसे पानी बचे, पानी की वेस्टेज कहाँ हो रही है, इस पानी का रिसोर्स कैसे बढ़े, पानी की खपत कम से कम हो। दोनों एनर्जी उस काम में नहीं लगा रहे, हम इसको प्रॉपर तरीके से कैसे यूटिलाइज कर ले। भाई पंजाब के लोग भी हिंदुस्तान की नहीं हो, हरियाणा के लोग भी हिंदुस्तान की, पानी उनको भी चाहिए, पानी उसको भी चाहिए, बट लेकिन हम क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कोर्ट में मुकदमे जा रहे हैं इस बात के। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं, कल को जब आप लोग सेलेक्ट होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, तो अपनी सोच को जरूर इससे ऊपर करेंगे। और जो लोग इस तरह की गलत सोच रख रहे हैं, जिसकी वजह से हमने हिस्ट्री में डिफीट हुए, अंग्रेजों ने हम पर, आज भी हम पे खतरा है, हमेशा खतरा बरकरार रहता है। आज अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, ये लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इस तरह के ड्रामे करके, इस तरह की पॉलिसी निकाल के, इस तरह की ट्रीटीज निकाल के हम पे कंट्रोल करना चाहते हैं और हमें अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। उससे हम तभी बचेंगे जब हम उन चीजों को सोचेंगे, उन पे दिमाग लगाएंगे। तो प्लीज ऑलवेज इसको हिस्ट्री से सीखना है हमारे को, कि हमें अब इस तरह के कोई काम नहीं करने, और अगर कोई करता है, आपकी जानकारी में डिस्कशन होता है, तो वहां उसको बताना है कि अब हमें अपनी सोच, जो हिस्ट्री में हमने गलतियां की थी, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने हम पे राज किया, हमको जीत लिया, हमारी सल्तनतें लूट ली, हमारे पैसा लूट लिया, हमें वो काम अब नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारा हिस्ट्री से आज का एक इंपॉर्टेंट थिंग है, जो हमें अपनी लाइफ में जरूर 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 मॉडिफाई करना है। और अब आपको और लोगों को भी बताना है कि ये चीजें छोड़ दें, अपने कंट्री के लिए पॉलिसी बनाएं, उसी से हम लोग इकोनॉमिक डेवलप करेंगे, उसी से हमारा कंट्री डेवलप करेगी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी जो चलाई, उस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी की वजह से आप लोग लिख लीजिए कौन कौन से राज्य है उसने अपने में मिला लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से मिला लिए। नंबर 1 सतारा, लिख लीजिए आप, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। और झांसी लिख लिया सबने। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। ठीक है जी। अगली बार के लिए आपका काम ये है कि आपको ये बताना है, एक तो पॉलिटिकल मैप पे आप लोग, एक इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे जो मैंने ये 5 चीजें आपको बताई हैं, इसको आप बना लें कि कौन कौन कहाँ पे था, और उसका जो राजा था वो कौन था। ठीक है जी, उसका राजा कौन था, ये आप मैप पे बना के शो कर लें, उसे नोट कर लें, और मैप पे आपको तभी इनके आइडिया हो जाएंगे कि ये कहाँ पे थे। ठीक है, तो अब ये जो पॉलिसी चल रही थी जो भी हमने डिस्कस करी, इसी पॉलिसी के बीच में तो हमने अब तक ये समझा कि अंग्रेजों का मेन पर्पज क्या था। तो जो उन्होंने यहाँ पे किंगडम में भी अपना इंटरफियर किया, राज्य किया, वहां पे वो ये कंट्रोल रखते थे, वो ये देखते थे कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो ट्रेड पॉलिसी है, हमारे ट्रेड पर किसी तरह का कोई बैरियर ये किंग ना लगाए। हमें फ्री ट्रेड करने के लिए मिले, हमें सस्ते गुड्स यहाँ पे मिले, और हमें गुड्स की सिक्योरिटी पूरी मिले, हमारी उस पर कोई अटैक ना हो। तो उनका मेन पर्पज यही था कि जो भी गुड्स वो यहाँ से लेना चाहते हैं उन्हें मिले, उनका कोई कॉम्पिटिटर ना हो, उनका अगर कोई कॉम्पिटिटर है तो उसको वो खत्म करना चाहते थे। और पावर किसकी यूज करते थे, जो किंग वहां पे होता था, वो चाहते थे कि उस किंग से ही उसका लाइसेंस कैंसिल करा दें, जो कि अदर यूरोपियन लोग यहां पर ट्रेड कर रहे थे। तो वो क्या चाहते थे, ट्रेड मोनोपोली। क्योंकि ट्रेड मोनोपोली क्यों चाहते थे वो, कोई बताएगा प्लीज, ट्रेड मोनोपोली क्यों चाहते थे वो? या कोई भी जो ट्रेडर होता है, या कोई भी कंपनी होती है, कोई भी बिजनेसमैन होता है, वो अपनी मोनोपोली क्यों चाहता है, क्या फायदा है मोनोपोली? अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे वो ट्रेड कर पाए, जिससे ज्यादा प्रॉफिट होगा। और जी, वेरी गुड। और कोई प्लीज।
हेलो जी। सर, उससे मतलब जो कंपटीशन है वो भी कम हो जाएगा और कॉस्ट को भी कंट्रोल कर सकता है, अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकता है प्रोडक्ट को। वेरी गुड। और बहुत बढ़िया। और कोई? ऐसे ही हमारा एक राजा था, मैसूर का राजा कौन था, बताएगा कोई प्लीज? टीपू सुल्तान। यस, मैसूर का कौन था? टीपू सुल्तान। उससे पहले उसके फादर का नाम क्या था? टीपू सुल्तान के फादर का नाम कोई प्लीज? हेलो हैदर अली। जी, हैदर अली। तो हैदर अली ने कब से कब तक राज किया और टीपू सुल्तान ने कब से कब तक राज किया, कोई बताएगा प्लीज? लिख लीजिए आप, 1761 से 1782 तक हैदर अली, और 1782 से 1799 तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर राज किया। मैसूर की कैपिटल कौन थी, क्या बताएंगे कौन थी? श्रीरंगपट्टनम। कैपिटल क्या थी मैसूर की? तो लोग नोट कर लें अपनी अपनी कॉपी पे, श्रीरंगपट्टम। श्रीरंगपट्टम। तो जो हैदर अली था और टीपू सुल्तान था, उसको ये बात पता चल गई कि वो कि अंग्रेजों की जो ये पॉलिसी थी, जो इस तरह की पॉलिसी थी, उसको ये सब बात पता चल गई। तो उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहा कि ताकि वो अंग्रेजों की इस पॉलिसी पे ना फंस सके। क्या करना चाहा? कि मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊं, मेरी आर्मी स्ट्रॉन्ग हो। तो इसके लिए उसने जो फ्रांसीसी थे, जो फ्रेंच थे, उनकी हेल्प लेनी शुरू कर दी और फ्रेंच का दोस्त बनना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? फ्रेंच का दोस्त बनना स्टार्ट। और फ्रेंच की हेल्प से उसकी जो आर्मी थी उसका मॉडर्नाइजेशन शुरू कर दिया, कि ताकि अगर अंग्रेज उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहेंगे, उस पर अटैक करना चाहेंगे, तो वो उनसे फाइट कर सके। और जितनी ट्रेड फैसिलिटी थी वो सारी की सारी उसने फ्रेंच को देनी स्टार्ट कर दी अंग्रेजों के अगेंस्ट, और अंग्रेजों पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी। फ्रेंच के और इंग्लिश के साथ इक्वल बिहेव करना शुरू कर दिया। जो उनको और जगह से चीजें मिलती थी, जो उनको किफायत मिलती थी, वो सब उसने अपने यहाँ बंद कर दी, क्योंकि उसको ये पता था कि जिस तरह से इन्होंने और किंगडम्स को अपने कंट्रोल में कर लिया है, इनकी पॉलिसी तुम्हारी हेल्प की नहीं है, इनका अल्टीमेट पर्पज तुम्हारे इस राज्य को अपने कंट्रोल में लेना है, तुम्हें अपना पपेट बनाना है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि जो मैसूर था उसकी जो लोकेशन थी और उसका कंट्रोल था वो बहुत इंपॉर्टेंट। जो हमारी वेस्टर्न कोस्ट है, तो वेस्टर्न कोस्ट पे हमारा है मालाबार तट। क्या नाम है उसका? मालाबार कोस्ट, हिंदी में बोलते हैं मालाबार तट। तो मालाबार जो कोस्ट है, जितना भी हमारा यहाँ से ट्रेड होता था, जितने हमारे स्पाइसेस जाते थे बाहर, वो सब इस मालाबार कोस्ट से जाते थे, जो केरल से लेके केरल और कर्नाटक वाली बेल्ट है। इसका नाम आप नोट कर लीजिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसका नाम मालाबार कोस्ट है, मालाबार तट है। वेस्ट में हमारा केरल से और कर्नाटक, केरल और कर्नाटक की जो पूरा का पूरा बेल्ट है, ये मालाबार है। और मैसूर का जो किंगडम होता था वो इस पे कंट्रोल करता था, वो उसका मेन रिवेन्यू सोर्स था। क्या था? मेन रिवेन्यू सोर्स था। तो यहां से अंग्रेजों को सारा का सारा ट्रेड करना पड़ता था, सारी की सारी स्पीसीज परचेज करनी पड़ती थी, स्टोर करनी पड़ती थी, और यहां से वो बेचते थे। तो इस पे सारा का सारा जो टीपू सुल्तान था उसने कंट्रोल कर दिया, और अंग्रेजों के लिए बाधा बनना शुरू हो गया, और फ्रांसीसीज की हेल्प करनी शुरू कर दी। अंग्रेजों ने उससे टोटल 4 बार फाइट की, जिसमें 3 बार टीपू सुल्तान ने उनको हरा दिया, कंट्रोल अपने पास रखा। क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान पहले समझ गया था, उसने अपनी आर्मी को लगातार फ्रांसीसियों की मदद से स्ट्रॉन्ग की थी, और उसने उनके झांसे में नहीं आया। बट और जो आसपास के किंगडम थे उनकी मदद से अंग्रेजों ने बार बार उस पर अटैक किया, और फाइनली
1799 में श्रीरंगपट्टम के बारे में टीपू सुल्तान को उन्होंने हरा दिया और मार दिया और मैसूर पे कंट्रोल कर लिया। अल्टीमेटली मालाबार कोस्ट पर उन्होंने अपने ट्रेड के लिए कंट्रोल कर लिया। तो टीपू सुल्तान की क्या इंपॉर्टेंस है, टीपू सुल्तान को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि टीपू सुल्तान ने उनकी पॉलिसी को समझा, उनकी पॉलिसी को समझ के उनके झांसे में नहीं आया और उनके अगेंस्ट अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया, उनके साथ फाइट करी और ट्रेड जितना था सब अपने कंट्रोल में रखा। राइट, तो आपने नोट कर लिया 1799 में श्रीरंगपट्टम, आप नोट कर लें श्रीरंगपट्टम के वार में वो हारे। तो जो श्रीरंगपट्टम का वार है 1799 का, ये आप जरूर पढ़ लें। जो डेट्स मैंने आपको बताई ये आप नोट कर लें और टीपू सुल्तान के बारे में आप जाके थोड़ा बहुत उसको पढ़े और फिर अगली क्लास में हमें बताएं कि आपने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर अब यहीं पे खत्म करेंगे। आप किसी की कोई क्वेरी हो प्लीज, कुछ पूछना हो या कोई कुछ बताना चाहे तो बता सकता है प्लीज। हमारे लेक्चर में हम क्या चीज ऐड करें, क्या चीज हटाएं, आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही है, हमें कैसे आगे चलना चाहिए। तो अगर किसी की कोई सजेशन हो तो प्लीज बताएं। बहुत ज्यादा प्लीज पार्टिसिपेट जरूर करें, मेरी सबसे अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट यही है जी। एनीवन प्लीज। हेलो सर जी, could you नाम बताएं। शुभंकर, it's शुभंकर। हाँ शुभंकर, बताएं प्लीज। Could you please repeat the assignment for next day? Yeah, Next day's assignment. Could you please repeat it? मतलब कल दोबारा क्लास ले लें? नहीं सर, और क्या बोल रहे हो? नेक्स्ट डे का क्या असाइनमेंट दिया है आपने? अगली क्लास के लिए या नेक्स्ट क्लास के लिए? यस, मैंने ये बोला है कि जो जो चीजें हैं इसको आप नोट डाउन कर लें और इसको पढ़ें, इसके बारे में पढ़ें, कुछ भी जो भी चीजें हमने डिस्कस करी हैं और फिर क्लास में बताएं प्लीज कि जो जो आपने पढ़ के उसमें कुछ नया आपके पास आया हो, नोट डाउन आया हो तो पूरी क्लास के साथ शेयर करें। और अभी हमने जो लास्ट टाइम दिया था एक असाइनमेंट, उस पर डिस्कशन हमारा रह गया कि जो हमारे वो हैं क्या बोलते हैं एमपी के अंदर जितने हमारे नेशनल पार्क हैं उसके बारे में, हाँ वो उसको भी अगली बार डिस्कस करेंगे। हाँ, एक टास्क और आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए। हमने ये डिस्कस किया अभी कि मालाबार कोस्ट जो था वो हमारा इन्होंने कंट्रोल करता था मैसूर, और मालाबार जो कोस्ट है हमारा वो केरल और कर्नाटक वाला है। तो हमारी इंडिया की जो कोस्टल लाइन है अगर हम वेस्ट से चलें तो वो गुजरात से स्टार्ट होती है अरब सागर, और वो घूमते हुए गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, नीचे फिर केरल तक आ जाती है और फिर नीचे से घूमती है दोबारा वो ईस्ट की तरफ मूव करती है। तो ईस्ट की तरफ आके फिर हमारी तमिलनाडु, आंध्रा और फिर आपकी उड़ीसा और फिर आपकी वेस्ट बंगाल, बीच में कुछ और होगा तो आप देख लीजिएगा, मोटा मोटी इन स्टेट्स में करती है। तो जो पूरी की पूरी ये हमारी कोस्टल लाइन है ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, इधर वेस्ट में हमारे वेस्टर्न घाट हैं, ईस्ट में हमारे ईस्टर्न घाट है। तो ईस्टर्न घाट के और कोस्टल एरिया के बीच में जो हमारी जो ये लाइन है इनको हमने अलग अलग नाम में बांटा हुआ है। जैसा एक को हमने भी डिस्कस किया मालाबार कोस्ट के लिए। तो प्लीज जितनी हमारी एक तो कोस्टल लाइन है आप ये इंडियन मैप पे बनाएं कि कोस्टल लाइन में हमारी क्या क्या बनी हुई है और उनको हम किस किस नाम से जानते हैं, उनके नेम हमने क्या क्या रखे हुए हैं। जैसे कि हमने इसका नाम मालाबार कोस्ट रखा हुआ है और वो कोस्ट कहाँ से कहाँ तक है, उसकी लेंथ क्या है और उसका नाम, जैसे इसका नाम मालाबार है तो आप गूगल पे जाके ये सर्च करें कि इसका नाम मालाबार कोस्ट क्यों है, क्यों इसको मालाबार बोलते हैं, रीजन क्या है, और बाकी कोस्ट कौन कौन सी है, उनके नाम क्या क्या है, वो आप बनाएं ताकि हम अगली क्लास में फिर वो डिस्कस करेंगे। तो इससे आपकी जो ज्योग्राफी है वो थोड़ी सी ज्योग्राफी में आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा और हिस्ट्री के साथ हमारी ज्योग्राफी ऐसे कनेक्ट होती चली जाएगी। क्योंकि हम कोस्टल लाइन इसीलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जितना भी ये ट्रेड हुआ या जो भी हम अभी स्टडी कर रहे हैं वो अभी हम कलकत्ता स्टडी हमने किया, मद्रास पे स्टडी किया और अब हम ये मालाबार कोस्ट मैसूर पे आ रहे हैं। तो ये साथ साथ हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी चलती रहेगी, तो आप साथ साथ इसको स्टडी करते रहेंगे या थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे तो आपकी ज्योग्राफी साइमल्टेनियसली स्ट्रांग होती रहेगी। तो जो भी रिलेवेंट चीज आती है आप खुद भी इस तरह से निकाल के उसको करें, जो मुझे समझ में आती रहेगी तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा।